ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर रामचंद्र भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम आपसे दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप भारतीय सामाजिक संरचना की विविधता, जड़ता और विषमता परक जीवन को समझ सकेंगे। हिंदू सामाजिक व्यवस्था की जटिलता में पलते जूझते दलित वर्ग के एक बालक की अंतर्व्यथा को जान सकेंगे। शिक्षण तंत्र में व्याप्त जातिगत भेदभाव की मानसिकता को परख सकेंगे। लोक जीवन की विविध छवियों और सामाजिक सच्चाइयों की पड़ताल कर सकेंगे। साथ ही समता परक समाज की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे। डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा मुर्दहिया सिर्फ उनकी एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि उनके गांव की, उनके समाज की, उनके आसपास पसरी हुई तमाम जातियों में रहने वाले लोगों की उस धरती की आत्मकथा है जहां पर आम जनजीवन उस आम जनता की तरह न होकर के बहुत ही कष्टमय जीवन जीने वाला समाज है, जिसकी अंतर्व्यथा, जिसकी कथा, बल्कि जिसकी आर्तनाद शायद साहित्य के किसी कोने में भी सुनाई नहीं दी। डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया को पढ़ने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि डॉक्टर तुलसीराम ने जिस तरह का जीवन जिया, जिस तरह का उनका परिवार था, जिस तरह का उनका समाज था, जिस जात में उनका जन्म हुआ, जिस तरह के स्कूली परिवेश में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जिस तरह से स्कूली जीवन से निकल करके कॉलेज के जीवन तक पहुंचने की जो उनकी यात्रा है, वह बहुत अद्भुत ही नहीं बल्कि बहुत ही हृदय विदारक है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जो बचपन में बच्चों के साथ बाल मन के साथ खेलता हो, आगे जीवन में आने वाली कल्पनाओं को अपने ढंग से संजोता हो, वैसे बालक तुलसीराम जी अपनी आत्मकथा में नहीं दिखाई देते हैं। यह मुर्दहिया उस गांव की आत्मकथा बन जाती है जहाँ पर हमारे किसी समाजशास्त्री की, किसी राजनीति शास्त्री की, किसी ऐसे साहित्यकार की भी नज़र नहीं पड़ी हो कि आखिर में वह गांव ऐसा क्या था जो कहा जाना चाहिए था, सुना जाना चाहिए था, समझा जाना चाहिए था। आज हम बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर तुलसीराम जी का जन्म 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी को आजमगढ़ जिले में धर्मपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी 5 भाई थे। उन 5 भाइयों में सबसे छोटे उनके पिताजी थे। 12 गांव जो चमारों का गांव था, उनके बड़े पिताजी जो उनके ताऊ थे, वो उसके चौधरी थे। ऐसे परिवेश में ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि जैसे बड़े संपन्नता हो, एक चौधरी होना एक बड़ी बात हो, लेकिन जो विपन्नता थी, जो गरीबी थी, वह अपनी उसी तरह से थी जैसे गांव के दूसरे लोगों में थी। डॉक्टर तुलसीराम जी अपनी आत्मकथा में उस गांव के आसपास की संस्कृति के बारे में, उस गांव के आपसी संबंधों के बारे में, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, एक जात से दूसरी जाति के संबंधों के बारे में बहुत बेबाकी से, बड़ी सहजता से उन बातों को कहते हैं जो शायद हमें किसी दूसरी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेगी। आइए हम विचार करें कि ऐसा हमारा समाज ऐसा क्यों है कि बिना जाति की कोई बात शुरू नहीं होती। साहित्य में जाति की बात करते हुए खुद भी बहुत अजीब सा लगता है कि हम इतनी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारा भारतीय समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका। डॉक्टर तुलसीराम जी का जन्म ऐसे ही भारतीय सामाजिक संरचना में जो हिंदू व्यवस्था है उसके भीतर तमाम वर्णों जातियों में बटे हुए समाज के अंतर्गत डॉक्टर तुलसीराम जी का चमार जाति के एक परिवार में जन्म हुआ था। यह कहना ही अपने आप में बहुत ही दर्द और पीड़ादायक का आभास कराता है। डॉक्टर तुलसीराम ने जो अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी माँ के बारे में, पिता के बारे में, अपने ताऊ के बारे में, अपने उस आसपास जीने वाले तमाम जातियों के लोगों के बारे में जो बताया है, वह एक ऐसा वृतांत है। उस वृतांत के पीछे की छुपी हुई जो सामाजिक संरचना की, जो सामाजिक विषमता की, आर्थिक विषमता की, बल्कि मैं कहूँ कि आज़ाद भारत की जो तस्वीर डॉक्टर तुलसीराम जी रखते हैं, क्योंकि
1949 में देश आज़ाद हो गया था और 1949 के बाद जो एक सपना था भारत में बसने वाले लोगों का, वह सपना शायद तुलसीराम जी अपने जीवन काल में उन सपने को साकार होता हुआ नहीं देखते हैं। एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं अपनी आत्मकथा में जो सभी वर्ग के लोगों को सोचने के लिए विवश कर देती हैं चीज़ें, और हम सभी को निश्चित तौर पर इस आत्मकथा को पढ़ते हुए उन बिंदुओं पर उन विचार करना चाहिए जो तुलसीराम जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो उन्होंने जिस समाज के बारे में, जिस सभ्यता के बारे में, जिस राजनीति के बारे में, जिस अपनी जीवन यात्रा के बारे में बता रहे हैं, वह शायद हम सब उन चीज़ों से अछूते रहे होंगे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ कम जानते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उस पर चर्चा करना एक बहुत ही साहित्यिक ढंग से एक समीचीन बात होगी कि आज के दौर में हम बात पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वह समाज आज भी किसी न किसी रूप में बदला नहीं है। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन की व्यथा को बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से उनके साथ घर के भीतर अपमान कनवा कहा किया जाता था। बचपन में चेचक हो जाने की वजह से उनकी एक आंख चली गई थी, और एक आंख चले जाने की वजह से उनकी एक आंख दबी रहती थी। लोग उनको घर में कनवा कहकर बुलाते थे। उनको एक अपशकुन का पर्याय मान लिया गया था। यह जो अपशकुन है वह एक सभ्यता और संस्कृति की देन है जो लोगों को उपेक्षित करती है, लोगों को अपमानित ढंग से देखा जाता है। तुलसीराम जी उस परिप्रेक्ष्य को अपने घर के भीतर पहली बार, उनका जैसे बचपन कहीं खो गया हो, उस अपमान में अपने परिवार के भीतर ही उसको जीते हैं। और इतनी बड़े विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद जब इतने अरसे बाद उस व्यथा को लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बाल मन की ऐसी कचोट है, एक ऐसी व्यथा है जिसको हमें जानना चाहिए, और उस व्यथा से उस समाज को जो आज भी ऐसे तरह की अपशगुन से जीने वाले लोग हैं उनसे मुक्त करा सकें। डॉक्टर तुलसीराम जी अपने परिवार के साथ साथ जब उनका स्कूली जीवन शुरू होता है, स्कूली जीवन में भी बहुत अद्भुत है और बहुत ही अस्पृश्यता और छुआछूत से भरा हुआ उनका समय है। उस अस्पृश्यता भरे माहौल में डॉक्टर तुलसीराम जी का जो बचपन है वह कैसा बचपन है जो एक बच्चे को पढ़ने का माहौल दे रहा था। शायद उन 13 की संख्या में बैठने वाले दलित बच्चों के बीच 5वें नंबर पर बैठने वाले तुलसीराम जी को कुछ अपने स्कूल में कुछ ऐसा आभास होता था कि शायद वह अपनों के बीच नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो मुंशी राम सूरत लाल मास्टर साहब थे वो उनको अक्सर ही चमरकीट कह के गालियाँ दिया करते थे। एक अध्यापक की यह प्रवृत्ति एक स्कूल में एक बालक के साथ की ऐसी छवि देख करके ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय, हमारे शिक्षण संस्थान कैसे हैं जो सभी बच्चों को बराबर नहीं समझते, और उन बच्चों के साथ एक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो दायित्व का निर्वहन नहीं करते। यह आत्मकथा उस तरफ हमें खींच ले जाती है। उसी स्कूल में हेडमास्टर परशुराम सिंह हैं जो तुलसीराम जी की मेधा को देख करके उनकी सराहना करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो ये 2 छवियां हैं, एक मुंशी राम सूरत लाल हैं, एक हेडमास्टर परशुराम सिंह हैं, और वहीं उसी स्कूल में संकठा सिंह उनके सहपाठी हैं जो उनको संबल देते हैं। इस तरह की छवियों को प्रस्तुत करने का, इस तरह के वातावरण को प्रस्तुत करने का एक आत्मकथाकार का क्या मकसद हो सकता है। इस आत्मकथा में यह एक बहुत ही संतुलित ढंग से प्रस्तुत होती हुई चीज़ दिखाई देती हैं। अन्यथा ऐसा महसूस कर सकते थे आप हम सभी कि कोई घृणा किसी की समाज के प्रति पैदा हो सकती थी। तुलसीराम जी के मन में आत्मकथा में लिखते हुए कहीं भी कोई घृणा किसी नहीं है। जैसा जीवन जिया, जैसा संबल मिला, जैसा सहयोग मिला, इस आत्मकथा में दिखाई देता है। उस स्कूल की एक और विशेष बात है जो शायद और भी विस्तार देती है तुलसीराम जी की कथा को, क्योंकि कथा सिर्फ तुलसीराम जी की नहीं है, यह पूरे उस गांव की है, बल्कि ऐसे तमाम उन गांवों की कथा है जहां पर ऐसी परिघटनाएं होती हैं। जो डिप्टी साहब थे जो समय समय पर उन स्कूलों को जांचने के लिए, पड़ताल करने के लिए आया करते थे, तो डिप्टी साहब दलित वर्ग के थे और संभवतः चमार जाति के थे, तो उनको चमार डिप्टी साहब के नाम से वहाँ के मास्टर साहब लोग उनको संबोधित करते थे उनकी अनुपस्थिति में। लेकिन आने के बाद जिस तरह की उनके पास उनका अधिकार था, जिस तरह के अधिकारी थे वो डिप्टी साहब, उस तरह से वह स्कूल के अध्यापक डरते भी थे। उस डर के बीच उन डिप्टी साहब का आना और फिर डिप्टी साहब को खाना खिलाने की जो पूरी कवायद है,
कि वो अपने दिन में उस तरह के स्कूलों में दिन में भी खाना अध्यापकों के लिए बनता था। जब डिप्टी साहब के आने का समय था तो उस दिन खाना कैसे खिलाया जाएगा, किसकी थाली में खिलाया जाएगा, तो तुलसीराम से कहा गया कि आप अपने घर से लोटा और थाली लेके आना। उसमें डिप्टी साहब को उन स्कूल के अध्यापकों ने खाना खिलाया। यह जो पूरा तंत्र है जात व्यवस्था का, यह इसकी जो बुनावट है महीन, उसको बिल्कुल तुलसीराम जी बहुत सहजता, सजगता और सचेतन ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से स्कूल के अध्यापक एक अधिकारी के साथ, जो उस जिसके अंतर्गत वह विद्यालय आता है, जो लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं, जो लोगों की सैलरी रोक सकते हैं, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, वह भय तो है, लेकिन वह भय जाति और भय के बीच में एक अजीब सा माहौल है उस स्कूल में, जो तुलसीराम जी ने बचपन में देखा था। उस स्कूल में तुलसीराम जैसे बालक को पानी नल को नहीं छू सकते थे पानी के लिए, कुएं की जगत को नहीं छू सकते थे, यहाँ तक कि अध्यापक पंडित मुंशी रामसूरत लाल की उपस्थिति में जो सवर्ण बच्चे थे उनको नहीं छू सकते थे। ऐसे माहौल में तुलसीराम जी तालाब में, पोखरों में जलकुंभियों से भरे हुए पानी को पीने के लिए अभिशप्त दिखाई देते हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि उस बालक के मन में बचपन से लेकर के और अपने प्रौढ़ावस्था में तुलसीराम जी लिखते हुए किसी के प्रति घृणा नहीं व्यक्त करते। पढ़ते हुए आत्मकथा को ये लगता है कि यह आत्मकथा समाज को बदलने के लिए प्रेरित करती है, व्यवस्था को बदलने के लिए प्रेरित करती है। वह किसी एक व्यक्ति, किसी जात, किसी एक धर्म का दोष नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो इसको हम हिंदू व्यवस्था कहते हैं, जिसको धर्म कहना थोड़ा सा एक अजीब तरह का लगेगा कि कौन सा धर्म है, कौन सी सांस्कृतिक व्यवस्था है, कौन सी विरासत है यह, जिसमें इस तरह के बालक को जीने के लिए अभिशप्त रहना पड़ता है। तो तुलसीराम जी का जो स्कूली जीवन है वह बहुत ही विषमतापरक है, वह छुआछूत अस्पृश्यता से भरा हुआ है, वह अपमानजनक है। उनसे जो अध्यापक बर्ताव करते हैं उसका वर्णन मिलता है। इस आत्मकथा का जो दूसरा पहलू है, जो तुलसीराम जी शुरू में ही वर्णन करते हैं कि किस तरह से उनको अपमान का पर्याय बना दिया गया था, और उस अपमान को याद करते हुए वह यह भी ध्यान दिलाते हैं अपनी आत्मकथा में कि उसी गांव में दो और भी ऐसे मनुष्य थे, स्त्री पुरुष, जो अपशगुन के पर्याय के रूप में थे। एक थे जिनका ब्याह नहीं हुआ था, जिनके कोई वंश नहीं था, वे थे जंगू पांडे, और दूसरी थी विधवा पंडिताइन, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, लेकिन यह भी अपशगुन के पर्याय के रूप में थे। तुलसीराम जी इनको बहुत ही आदर से, इनको सम्मान से याद किया है कि कैसे इनके साथ सभी गांव के लोग बर्ताव करते थे। इनके मोहल्ले में जो चमारों की टोली थी, गांव था, मोहल्ला था, वहाँ पर जब जंगू पांडे आते थे तो वो जो नई नवेली दुल्हन होती थी उसको उनको अंदर कर दिया जाता था, क्योंकि उनको वंश नहीं होगा। इस तरह से जो परंपरा है और जिस तरह का अंधविश्वास है, उससे पूरा का पूरा यह आत्मकथा हमें उस तरफ ले जाती है जो अंधविश्वास से मनुष्य को मनुष्यतर, मनुष्य को इंसान की तरह से नहीं समझना, उसको एक ऐसा व्यक्ति की तरह से, एक ऐसे समाज की तरफ धकेल देना जो कहीं भी मानवीय नहीं लगता है। जो उस आत्मकथा में अंधविश्वास है वह बहुत ही रोचक है, बहुत ही पीड़ादायक है। अंधविश्वास इतना ज़्यादा है, और उस अंधविश्वास में भूत प्रेत हैं, टोना टोटका है, जादू टोना है, और इनके बीच पलते तमाम वे लोग हैं। बल्कि उसमें अपने दादाजी के बारे में तुलसीराम जी बताते हैं कि उन्होंने उनको भूतों ने मारा था। इस तरह की कहावतों को तुलसीराम जी, इस तरह घटनाओं को जो गांव के लोग सुनाते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने दादाजी को देखा नहीं था, तो उनके मन में एक अजीब तरह का आतंक और भय बचपन से ही व्याप्त हो गया था। इसीलिए बड़े होकर के तुलसीराम हमेशा ही उस अंधविश्वास के खिलाफ, उस जड़ता के खिलाफ, उस धर्मांधता के खिलाफ हमेशा लिखते और बोलते रहे थे। अंधविश्वास के संदर्भ में भी जो सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करती हैं चीज़ें, वह इस साजिश को आप समझने की कोशिश कीजिए कि शायद जो सामाजिक वैमनस्य का जो ताना बाना है, जो अंधविश्वास है, जो भूत प्रेत हैं, जो जादू टोना है, जो तमाम तरह की बलि की प्रथाएं हैं, जो एक दूसरे को चुड़ैल की तरह से चुड़ैल कह करके अपमानित करने की जो प्रवृत्ति है, दरअसल आप खुद भी सोचें कि ऐसा एक दो दिन में नहीं, ऐसा बनाने के पीछे कोई रणनीति रही होगी।
क्योंकि वह रणनीति सामाजिक संरचना को और पुख्ता करती है। कौन सी सामाजिक संरचना? जो विषमता पर आधारित है, जाति पर आधारित है, जो लोगों को मनुष्य नहीं समझती बल्कि जातियों के खानों में बांट देती है, इतनी खाई पैदा कर देती है कि एक समाज दूसरे समाज से, एक जात दूसरे समाज से बिल्कुल अलग थलग दिखाई देते हैं। कैसा राष्ट्र है यह, कैसा देश है यह, ऐसे राष्ट्र की निर्मिति कैसे होगी? डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए इन्हिलेशन ऑफ कास्ट लिख करके जाति प्रथा उन्मूलन की बात कही थी। ये जाति प्रथा उन्मूलन के बिना हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र नहीं बन सकता जो जिसकी कामना सभी महापुरुषों ने इस देश में की होगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने सोशल डेमोक्रेसी की बात की थी, और यही सामाजिक लोकतंत्र है उस अलोकतांत्रिक समाज ही के भीतर तुलसीराम जी का जन्म हुआ। वही जीवन भर भोगते रहे और निरंतर उस पर लिखते रहे। जो अगला पड़ाव तुलसीराम जी का है अपने शिक्षा को लेकर के, जो घर और घर के बाहर उनकी शिक्षा को लेकर के तमाम तरह की बातें इस आत्मकथा में दिखाई देती हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर एक आर्थिक अभाव तो था ही। उस आर्थिक अभाव में कक्षा 2 में जाने के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 2 में जाने के लिए पस्कराई जैसे कि एक घूस जैसी व्यवस्था का तुलसीराम जी वर्णन करते हैं कि उस स्कूल में मुंशी रामसूरत लाल जैसे तमाम शिक्षक थे जिन्होंने कक्षा 1 से 2 में जाने के लिए, हर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए वो एक तरह का पैसा लेते थे। जबकि लगभग उस समय ऐसी व्यवस्था तुलसीराम जी लिखते भी हैं कि फीस माफ़ हो चुकी थी, फिर भी एक दूसरी क्लास में जाने के लिए घूस लेने की प्रवृत्ति चल रही थी, और बहुत मुश्किल से 5 रुपए की व्यवस्था करके कितना झगड़ा उनके परिवार में हुआ। उनके जो बीच वाले चाचा थे, नगर चाचा, वो बहुत ही गुस्सैल थे, बात बात पर गाली देते थे, इनको बात बात पर कनवा कहते थे। ये तुलसीराम जी के भीतर इतनी चीज़ें ये बैठी हुई हैं परिवार के भीतर भी। तो फिर ऐसी परिस्थिति में फिर भी उन्होंने वो पास कराई दिया, कक्षा 2 में गए। लेकिन कक्षा 2 में जाने के बाद फिर कक्षा 4 से 5 में जाने पर मुंशी रामसूरत लाल ने उनको फेल कर दिया। फिर जो हेडमास्टर परशुराम सिंह थे उन्होंने डांटा, फिर जाकर के ये सारी चीज़ें कक्षा 5 में गए। कक्षा 5 के बाद अगली पढ़ाई के लिए भी चिंता थी जो घर में बड़ी, इसके लिए तनाव की स्थितियाँ बनी हुई थी। लेकिन वो लगभग 10वीं तक पढ़े, और 10वीं तक जाते जाते वो पहले अपने उस इलाके के कई किलोमीटर की दूरी में पहले ऐसे छात्र बने जिन्होंने 10वीं प्रथम श्रेणी से जिन्होंने पास किया 10वीं कक्षा को। उस प्रथम श्रेणी के बाद उनकी छवि बिल्कुल बदल गई। उनसे हेडमास्टर मिलने आए, जिनका वो स्कूल था, जो मालिक थे वो मिलने आए, और फिर उनकी एक यात्रा शुरू हुई। लेकिन उसी में ही गांव के एक पंडित जी ने ये कहा कि ज़्यादा पढ़ने से आदमी बौरा जाता है, और चाहते नहीं थे कि वो और अधिक पढ़ाई करें। एक तरफ यह परिप्रेक्ष्य समाज का, दूसरी तरफ एक ऐसा परिप्रेक्ष्य वहीं था जहाँ पर परशुराम सिंह जैसे अध्यापक, सुग्रीव सिंह जैसे अध्यापक, जिन्होंने 30 रुपये दिया था, उन्होंने जब 10वीं के बाद वो 11वीं में पढ़ने के लिए आजमगढ़ जाने वाले थे, और वहाँ जाने की उनको छूट नहीं मिल रही थी। उनको घर से शायद उनको ये ऐसा परिवेश पूरा पैदा कर दिया गया था कि घर से छुप करके उनको भागना पड़ा तुलसीराम जी को। सुग्रीव सिंह जैसे अध्यापक का 30 रुपया देना उस दौर में, ऐसे दौर में जब शायद पैसे की बहुत मूल्य था, 30 रुपये बहुत कीमत होती थी, और उस अध्यापक ने उनको दे करके उनको वहाँ पर भेजा आजमगढ़ पढ़ने के लिए। तो उनके जीवन में जिन अध्यापकों, जैसे बलराम सिंह के स्कूल में थे जहाँ मुंशी रामसूरत लाल थे, और वहाँ के हेडमास्टर साहब थे, उसके अलावा सुग्रीव सिंह थे, ये जो इनका जो सहयोग है, इनका जो संबल है, इसको बड़ी आत्मीयता से तुलसीराम जी ने आत्मकथा में याद किया है। जो गांव का जो पूरा माहौल है, उस गांव में निश्चित तौर पर यातना है, पीड़ा है, भूखमरी है। उस भूखमरी का एक और दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अकाल के दिनों में जो भूखमरी होती थी उसका बहुत ऐसा जिक्र करते हैं, और उसी जिक्र के दौरान हमें एक ऐसा परिप्रेक्ष्य उभर के आता है कि उस अकाल के दिनों में जो धान के खेत होते थे, जो कटाई के बाद उसमें पानी और उसमें नमी न होने के कारण उसमें दरारें पड़ जाती थी। उन दरारों को एक ऐसे सौंदर्यबोधी ढंग से प्रस्तुत किया है तुलसीराम जी ने कि उनको रेखा गणित की तरह से वो दरारें दिखती हैं, ऊंट और हाथी के सूंड की तरह से दिखाई देती हैं। ये दलित साहित्य का एक नया सौंदर्यबोध है जो इस आत्मकथा के भीतर पढ़ने को मिलता है। इस आत्मकथा का जो अगला पड़ाव आप देखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कहने और सुनने लायक हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए और समझा जाना चाहिए।
उन बातों को कहते हुए और सुनते और समझते हुए जब ध्यान आता है कि तुलसीराम जी जिस अंधविश्वास में जी रहे थे, उन अंधविश्वास से बाहर निकलने की वह छटपटाहट भी उनमें दिखाई दे रही थी। और इसीलिए बाद के दिनों में जब वह बौद्ध दार्शनिक के रूप में मैं उनको देखता हूँ और बौद्ध दर्शन पर उनकी अच्छी पकड़ होती है और आत्मकथा में वो झलक बार बार मिलती है। राहुल संकीर्त्यायन उसी जिले के थे। राहुल संकीर्त्यायन से बहुत प्रभावित होते हैं उस बचपन में, और आगे बढ़ते हुए क्रम में तुलसीराम जी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां 10वीं के बाद उनको और पढ़ाई करनी है, और 10वीं से उनको वहाँ 10वीं के बाद कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, तो वो आजमगढ़ अपने गांव धर्मपुर से आजमगढ़ जाने की तैयारी करते हैं। उस तैयारी और उससे पहले एक और परिघटना है जो वहाँ के गाँव के बारे में, दूसरी जातियों के बारे में वर्णन करते हैं। आजमगढ़ जाने से पहले का जो समय है, उसी दौरान के बीच में उनकी आत्मकथा में एक ऐसा वर्णन मिलता है जहाँ पर उस वर्णन में मुसहरों के जीवन के बारे में बात करते हैं, नटों के बारे में बात करते हैं। ये दो ऐसे समाज के लोग हैं जो बहुत ही विपन्न स्थिति में जी रहे हैं, और मुसहरों के बारे में बात करते हैं। जो मुसहर जाति है उनकी गरीबी के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि वह शादी ब्याह में जो पत्तल जिस पर भोजन करने के लिए दिया जाता है, उन पत्तों से बुनाई करने वाले वो जातियाँ, वही उनका पेशा था और वही उनकी रोजी रोटी का माध्यम था। उन पत्तों के बुन करके और उन पत्तों के पैसे से ही, उन पत्तलों से ही पैसे से ही वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। रोचक और बहुत ही एक पीड़ादायक घटना का जिक्र करते हैं कि शादी ब्याह के समय उन्हीं पत्तलों में जो बाराती लोग खाना खाते थे, उन खानों उन पत्तलों में जो खाना बच जाता था, जो जूठन होती थी, उन जूठन को समेट करके वे मुसहर समाज के लोग अपने बच्चों के लिए वह ले आते थे। यह पढ़ करके, यह देख करके ऐसा लगता है कि हम कैसे भारत में, कैसे समाज में जी रहे थे आज़ादी के बाद भी, और क्यों नहीं किसी की नज़र पड़ी। उसमें तुलसीराम जी बताते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी समाज सेवी, उनकी नज़र उन मुसहर समाज पर नहीं पड़ी थी। तुलसीराम जी की आत्मकथा ऐसे प्रसंगों को प्रस्तुत करके बहुत बहुआयामी परिप्रेक्ष्य इस आत्मकथा को बना देती है। इसलिए यह आत्मकथा वह व्यक्ति की आत्मकथा न रह करके वो उस धर्मपुर नहीं बल्कि पूरे एक भारतीय समाज का ऐसा खाका रच देती है जहाँ पर विषमता की तमाम खाइयाँ हैं। ऐसे ही नटों के समाज, नट समाज के बारे में वो जिक्र करते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा नट समाज जो घुमंतु जात थी और उनके गांव में आके उसी मुर्दहिया स्थली पर आके बस गई थी जंगल में, और उनका पूरा एक परिवार था। 3 लड़के थे, उनकी बहुएं थीं, 2 बेटियां थीं, और उनके परिवार की आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी कि उनके जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं था। उन्हीं के बीच तुलसीराम जी उनकी नटों के उस नट परिवार में दो युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके दैहिक शोषण की अभी जिक्र करते हैं कि कैसे उनका शोषण होता है। ये कौन सा परिप्रेक्ष्य है जो हमारे किसी साहित्य में, हमारे किसी ऐसे समाजशास्त्री की नज़र में ये चीज़ें नहीं पड़ी होंगी। तमाम तरह की हमारे यहाँ शोध हुए होंगे, लेकिन उतने समय पहले जिस वक्त का जिक्र तुलसीराम जी कर रहे हैं, उस समय इन बातों को, इन घटनाओं को और इन यातनादायी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुलसीराम जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दार्शनिक की भूमिका में अपनी बातों को कहने की। मुर्दहिया में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो शायद साहित्य किसी कृति में वो मिलता नहीं है। साहूकारी के बारे में तो बहुत सारी रचनाओं में, बहुत सारे उपन्यासों में या कृतियों में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मुर्दहिया में ब्राह्मण मुनाफाखोरी और ब्राह्मण साहूकारी के बारे में परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है। उसमें एक घटना दिखाई देती है, पढ़ने को मिलता है। क्योंकि चूँकि तुलसीराम जी लिखते हैं आत्मकथा में कि दादा परदादा के समय से ही हरवाही का काम ब्राह्मण समाज के घरों पे, खेतों पे करना मजबूरी बन गई थी। उस मजबूरी में स्थिति ये होती थी कि अकाल के दिनों में बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती थी, और 1 शेर उधार लेने के बदले 1.5 शेर उनको चुकाना पड़ता था, और धीरे धीरे वह न चुका पाने पर वह चक्रवृद्धि ब्याज में बदलती चली जाती थी चीज़ें, और वह फिर झगड़े में तब्दील हो जाती थी। उस ब्राह्मण मुनाफाखोरी के खिलाफ एक चेतना इस आत्मकथा में दिखाई देती है। और तुलसीराम जी बताते हैं कि उनके जो चौधरी चाचा थे, जो सबसे बड़े थे पिताजी से, वे
सबकी सहमति से इनके कुएं के पास एक ऐसी रेखा खींच दी जाती थी और दोनों रेखाओं के आर पार एक तरफ ब्राह्मण समाज के लोग होते थे, दूसरी तरफ दलित वर्ग के लोग होते थे और उसमें भी स्त्रियां आगे होती थीं। और एक उस युद्ध को एक तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह से तुलसीराम जी ने याद किया है और उसको उन्होंने कूर की लड़ाई के रूप में कहा है। फिर उसमें उस जिक्र को पढ़ते हुए और महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि जो एक चेतना की का बीज जो है अंकुरित हो रहा था। और तुलसीराम जी जो जिक्र करते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब आजमगढ़ पढ़ने गए तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास था, जिसको हरिजन छात्रावास के नाम से लोग पुकारते थे। तो वो डॉक्टर अंबेडकर से जब पहली बार उनका उस नाम को जानते हैं और फिर बाद में के दिनों में जब बौद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो अपने को जोड़ते हैं कि उस समय किस तरह का बदलाव आ रहा था। एक और प्रसंग है जो शायद किसी सभी दलित आत्मकथाओं में घूम फिर कर मिलता है। एक तो मरे हुए जानवरों का चमड़ा छील करके जीवन यापन करना और मरे हुए जानवरों के मांस को खाना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो संभवतः किसी दूसरे समाज के साथ ऐसा नहीं देखा जा सकता है। यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे समाज में, कैसे देश में, कैसी संस्कृति में, कैसे धर्म में जीते हैं जो उसी समाज, उसी धर्म, उसी संस्कृति के भीतर एक ऐसा समाज है जो मरे हुए जानवरों के चमड़े को छील करके अपना जीवन यापन करता है और भोजन न होने की वजह से उनके मरे हुए जानवरों के मांस को खाने के लिए अभिशप्त है। बल्कि तत्काल ही नहीं बल्कि आने वाली उस कड़की के दिनों में, बल्कि जो भूखमरी की स्थिति जब होगी तो उसके लिए उन मरे हुए जानवरों के मांस को धूप में खूब सुखा करके उसको रखने की प्रवृत्ति के बारे में भी अपनी दादी के द्वारा बताई गई चीज़ों को तुलसीराम जी लिखते हैं। साथ साथ यह भी लिखते हैं कि धीरे धीरे आज़ादी के बाद इसका विरोध होने लगा था और मानते हैं कि शायद डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का प्रभाव उनके यहाँ तक भी पहुँचा होगा और जो लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, खाना नहीं छोड़े थे, उनके खिलाफ दंड विधान भी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। इन्हीं के बीच में वो तमाम उन दंड विधानों में वहाँ की नैतिकता अनैतिकता के बीच तमाम सामाजिक शारीरिक संबंधों और गर्भवती होती स्त्रियों की तमाम कथाओं के बारे में वर्णन करते हैं। जो इस आत्मकथा के भीतर जो सबसे एक ऐसा प्रसंग है जिसको शायद याद करके ऐसा लगता है कि तुलसीराम जी ने अपने अलावा उनको भी आत्मीयता दी है, उस समाज को भी आत्मीयता दी है जहाँ पर उसी समाज के भीतर शोषण होता है। सुदेश्वर पांडे की बेटी जिनके खेत पर इनके पिताजी हरवाही करते थे तुलसीराम जी की, उनकी बेटी जो आशा थी वह उसी स्कूल में पढ़ती थी और 5वीं क्लास में वह पढ़ते समय नाले में, जो स्कूल और इनके गांव के बीच में जो नाला पड़ता था और बरसात के दिनों में भर जाता था, बच्चों को जाने के लिए, पार करने के लिए दूर का कोई दूर रास्ता पुल था, वहाँ जाना पड़ता। तो यह सरल रास्ता था तो सभी बच्चे उस नाले से पार होकर के जाते थे। उस नाले को इनके पिताजी ने कई बच्चों को पार कराने की बात तुलसीराम जी लिखते हैं अपने पिताजी के बारे में, यहाँ तक कि अध्यापकों को भी इनके पिताजी उन नालों को में पार कराते थे। लेकिन इस आत्मकथा में जो सुदेश्वर पांडे की पुत्री हैं आशा, 5वीं क्लास में पढ़ती हुई, वह एक ऐसी घटना है कि स्कूल जाते समय वह देख रही कि कहाँ पर कम पानी जिससे वो चली जाए। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उस समय की उस उम्र में लड़कियों को साड़ी पहना दिया जाता था। तुलसीराम जी उसका जिक्र करते हैं। तुलसीराम ने जब देखा तो उस लड़की को, आशा को, उन्होंने अपने कंधे पर बैठा करके नाला पार करा दिया। दूर उस नाले के उस पार दूर ब्राह्मण समाज के लड़के उस दृश्य को देखने के बाद आशा के पिताजी को बताए और फिर उस लड़की का स्कूल आना जाना बंद हो गया। तुलसीराम जी याद करते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति, अपनी आत्मकथा में बहुत ही एक मार्मिक प्रसंग है, याद करते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति गुलाम की तरह से जी करके इतने बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता है, तो वह लड़की जो उस ऐसे वर्ग और समाज की थी, अगर उसको पढ़ने की छूट मिली होती तो आज वो कहाँ होती। क्योंकि उस घटना के बाद आशा को स्कूल जाना मना कर दिया गया और उसको जल्दी जल्दी ब्याह कर दिया गया। इस तरह के दमन और शोषण की बचपन की कथाएं तुलसीराम जी को याद हैं और इन चीज़ों को बताते हुए उन प्रसंगों के साथ बड़े भावुक हो जाते हैं। उसी गांव में चिट्ठी पढ़ने की, और तुलसीराम जी की पढ़ाई शुरू हुई थी चिट्ठी पढ़ने की, पढ़ाने के लिए सिर्फ चिट्ठी तुलसीराम जी पढ़ेंगे।
और जो जूट मिल में कलकत्ता में गए हुए जो मजदूर के रूप में गए थे इनके गांव के लोग, उनकी जो पत्नियां बीवियां जो गांव में थी, उनके लिए जो पत्र आते थे तुलसीराम जी उसको पढ़ते थे। तो पत्र लिखने और पत्र पढ़ने के बारे में तमाम परिघटनाएं इस आत्मकथा के भीतर हैं, वह बहुत विस्तार से उस पर बातें हो सकती हैं। लेकिन उसमें प्रसंग यह है कि जो वियोगावस्था है एक स्त्री की अपने पति से दूर होने की, तुलसीराम जी उसको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनाते हैं, कैसे इतने दिनों बाद उन चीज़ों को संरक्षित करते हैं। जो शब्दावलियाँ हैं भोजपुरी की, और बल्कि शब्दावलियाँ सिर्फ इस चिट्ठी में ही नहीं बल्कि उस पूरे गांव की जो में बोली जाने वाली भोजपुरी क्षेत्र में जितने शब्द हैं, चाहे वह धान के खेतों में काम करते समय आषाढ़ के दिनों की बात हो, चाहे अंधविश्वास के समय की वो शब्दावलियाँ हों, एक बड़ा शब्दकोश जैसे इस आत्मकथा के भीतर हमें बनता हुआ दिखाई देता है। अब इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हम अगर इन आत्मकथा को एक संक्षेप में एक सारांश के तौर पर समझने की कोशिश करें तो इस आत्मकथा में सिर्फ इतनी ही बातें नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी जिक्र इस आत्मकथा में मिलता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बारे में, उन पार्टियों की विचारधारा के बारे में तुलसीराम जी लिखते हैं। जो संस्कृति है, जो उस तरह का धर्म है, जो कला है, लोक कला है, और लोक कला के संदर्भ में ये अलग अलग जातियों के जो गीत हैं, उनके जो वाद्य यंत्र हैं उनका जिक्र करते हैं। और उन जो बिरहा गाया जाता है, बिरहा में बल्कि जो सामाजिक जो विसंगतियां हैं उस गाने में सुनाया जाता है, गाया जाता है। जो नट समाज के लोग आल्हा गाते हैं और जो ढोलक बजाते हैं उनका जिक्र मिलता है। चूड़िहारिन और चूड़िहारों का जिक्र है, जो हींग बेचने वाले हैं उनका जिक्र है। ऐसे लोक जीवन में आने वाले फक्कड़ बाबा, लक्कड़ बाबा, तमाम बाबाओं की कथा है इसमें। तो यह आत्मकथा, तमाम इस आत्मकथा के भीतर लोक रंग व्याप्त है जिसको बहुत विस्तार से पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो शायद किसी और आत्मकथा में पढ़ने और सुनने को नहीं मिलेगी। जो इसमें इस आत्मकथा की जो अनुगूंज है वह बेसिकली मूलतः सामाजिक परिवर्तन और समतापरक भारत के सपने की अनुगूंज है। और वह अनुगूंज ऐसी है जो जाति विहीन, अहिंसा परक, प्रेम और मैत्रीपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमें अभिप्रेरित करती है। और शायद डॉक्टर तुलसीराम जी का सपना भी यही रहा हो। मुर्दहिया का फलक इतना विस्तृत है कि हम इसको अगर संक्षेप में कुछ बिंदुओं के आधार पर बात करें तो बातें ये हैं मुख्य रूप से कि लेखक की जो घरेलू पारिवारिक स्थितियां हैं और टूटता बिखरता जो बाल मन है उसकी सच्चाई इस आत्मकथा में हमें पढ़ने को मिलती है। पाठशाला में मौजूद जो जातिगत भेदभाव और अपमान का बोध है वह इस आत्मकथा को बहुत ही पढ़ते हुए किसी भी पाठक के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि एक शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति, उस पूरे शिक्षण तंत्र के प्रति एक ऐसा भाव पैदा होता है कि यह क्यों ऐसा है, इसको तुरंत बदल देना चाहिए। जो इस आत्मकथा में ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों की जो कहानियाँ हैं जो लगातार बन बिगड़ रही हैं, जिसमें नैतिकता है, अनैतिकता है, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, वो एक बनती हुई एक ऐसा गुच्छ इस आत्मकथा में दिखाई देता है। जो इस आत्मकथा में लोक जीवन है, लोक रंग है, लोक नृत्य हैं, लोक संगीत है, उसी के भीतर मुर्दहिया की अपनी त्रासद गाथा है। यह अद्भुत है, इसका संगुफन बहुत अद्भुत है कि तमाम त्रासद गाथाओं के बीच लोक रंग, लोक जीवन, लोक नृत्य और लोक संगीत की इसमें जो छाप है, इसको जो अनुगूंज है, जो इसमें इसको एक नया परिप्रेक्ष्य और साहित्य का परिप्रेक्ष्य पैदा करती, रूप बनाती है, देती है, आकार देती है। और इन्हीं के बीच तरह तरह की विभिन्न तरह की भूमिकाओं में विभिन्न तरह के चरित्र हमें दिखाई देते हैं। मुर्दहिया में जो अंधविश्वास है, कर्मकांड है, धर्मांधता है, भूत प्रेत है, टोना टोटका है और बलि के नाम पर किया जाने वाला वध है, चाहे वह सुअर हो, छौना हो, बकरी हो, उसकी जो कराहती, कलपती, दर्दनाक चीखें हैं उसकी अनुगूंजें भी आत्मकथा में मुर्दहिया में दिखाई देती हैं। इस आत्मकथा मुर्दहिया में बौद्ध धर्म, बौद्धकालीन भारत और बौद्धों के प्रति नफरत जिस तरह का एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह से तुलसीराम जी इसमें प्रसंगवश उन पक्षों को रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद और जो बदलती धार्मिक राजनीतिक स्थितियां हैं उसकी बानगी भी बहुत बारीकी से तुलसीराम जी प्रस्तुत करते हैं मुर्दहिया में। इस जो उस इलाके की, उनके गांव की जो गरीबी है, भूखमरी है और एक जो आर्थिक विषमता परक जो समाज है उसमें दलित और गैर दलित व्यक्तियों के बनते बिगड़ते संबंध भी, उनके अंतर संबंध भी दिखाई देते हैं।
स्त्री पुरुष संबंध, नैतिकता, मूल्य और सामाजिक मान्यताओं का जो यथार्थपरक रूप है वह भी इस आत्मकथा में हमें पढ़ने और देखने को मिलता है। लोक भाषा और लोक कला की तो अद्भुत प्रस्तुति इस आत्मकथा में है, जिसको आत्मकथाकार ने बहुत विस्तार दिया है। आत्मकथाकार की एक वैचारिकता की निर्मित भी मुर्दहिया में होती है। यथा स्थितिवाद के भीतर से निकलते हुए चेतना का नया स्वर दिखाई देता है और शायद उस चेतना के निर्मित की खोज तुलसीराम जी की इस आत्मकथा में हमें मिल सकती है। जो बेगारी प्रथा है और उस बेगारी प्रथा के खिलाफ जो दलित चेतना का क्रमिक विकास है वो भी इस आत्मकथा में आप महसूस कर सकते हैं। चेतना के विकास में दलित स्त्रियों की भूमिका का रेखांकन निश्चित तौर पर एक ब्राह्मण मुनाफाखोरी के रूप में दिखाया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि अपमान, अनादर, घृणा, गरीबी, भूखमरी और शोषण के बीच प्रेम, सहयोग और संबल इस आत्मकथा के अद्भुत प्रसंग हैं जो इसको विशिष्ट बनाते हैं। यही व्यापकता इस कृति को अन्य से विशिष्ट बनाती है। ये आत्मकथा मात्र तुलसीराम की आत्माभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय हिंदू सामाजिक संरचना में वैषम्यपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों की भी आत्माभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मुर्दहिया का अमूल्य योगदान निश्चित तौर पर रेखांकन योग्य है।